हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटीवी भारत पर। मेरा नाम है देवेश झा और आज हम एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने वाले हैं जिन्होंने ई स्पोर्ट इंडस्ट्री में इंडिया का नाम काफ़ी रोशन किया है। उनका नाम है अरमान, जो बीजीएमआई खेलते हैं और टीम ओरेगोंटन यानी टीम ओजी के लीडर भी हैं। हाल ही में हुए बीजीएमआई शोडाउन 2025 में उन्होंने न सिर्फ अपनी टीम को बहुत ही शानदार तरीके से लीड किया और अपने लिए बेस्ट आईजीएल का अवार्ड जीता, बल्कि अपनी टीम को टूर्नामेंट में जितवा कर फर्स्ट प्लेस दिलवाकर ग्लोबल चैंपियनशिप के लिए डायरेक्ट टिकट भी पा ली। हम आज उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की, ई स्पोर्ट को अपना करियर कब और कैसे चुना, इस दौरान उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, इंडियन ई स्पोर्ट जो है वो फ्यूचर में कहाँ जा रहा है, ग्लोबल लेवल पर हम कैसे दुनिया की इंटरनेशनल ई स्पोर्ट टीम के साथ कंपटीशन कर पाएंगे। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में टीम ओजी के कैप्टन लीडर अरमान उर्फ आरू से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय आरू, वेलकम टू ईटीवी भारत। आ, आपसे मैंने बात की थी, आपने बीजीएमआई शोडाउन जीता जब था। हम्म। तो एक तो पहले उसके लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी और थैंक हम यू। विश करते हैं कि आप ग्लोबल चैंपियनशिप में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करके नाम रोशन करेंगे ई स्पोर्ट्स का, इंडियन ई स्पोर्ट्स का। जी। तो मेरा उस दिन आपसे सवाल पूछ रहा था बट टाइम नहीं मिल पाया, आप भी बिजी थे और हम्म। मैं भी निकलना था हमें। यस। फाइनल जो डे था उस टाइम पे जो आपकी टीम ने कमबैक किया वो हम्म। बड़ा ही सॉलिड था। मतलब स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में ऐसा लग रहा था कि कहीं K9 और सोन जो है वो ना आपकी प्लेस ले रहे नंबर वन हाँ। वाली, और एक टाइम पे शायद वो आपसे ऊपर हो भी गए थे। हम्म। तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? तो जब डे स्टार्ट हुआ था अपना थर्ड डे फाइनल्स का, तो हमारे पास में अराउंड 19 पॉइंट्स की लीड थी and हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि 19 पॉइंट्स की लीड हमारे लिए काफ़ी होगी, क्योंकि अगर हम लोग गलतियां करते भी हैं तब भी वो लोग मैक्स टू मैक्स हमारे इक्वल आ सकते हैं एंड हमारे पास फिर भी कमबैक का चांस रहने वाला है। तो बाकी टीम से कंपैरिजन में हम पे प्रेशर थोड़ा कम था क्योंकि हमारे पास लीड थी। बट हैविंग सेड दैट, जो स्टार्टिंग के 4 मैचेस थे उसमें हमारे बिल्कुल भी पॉइंट्स नहीं आए थे, जितना मुझे याद है। कुछ 0, 4, 0, 3, 0 ऐसे कुछ हमारे पॉइंट्स आए थे स्टार्टिंग के 4 मैचेस में। तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा टीम का मोरल पे डाउन हो गया था कि लीड सोल ने कवर कर लिया एंड की भी हमसे ऊपर चली गई थोड़ा सा। भले ही वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नहीं था बट फिर भी 2 ही मैच बचे थे एंड हम लोगों ने हमारी लीड खो दी थी। बट वो फोर्थ मैच के बाद में हम लोग बैक स्टेज गए एंड टीम मीटिंग बिठाई हमने। एंड आई थिंक कोई भी जो एलीट स्पोर्ट्स टीम होती है उनकी यही एक स्ट्रेंथ होती है कि जितना भी खराब टाइम हो, जितना भी खराब मोमेंटम हो, आप वो शिफ्ट कैसे करते हो, आप वो रीसेट कैसे करते हो खुद के दिमाग में भी एंड अपनी टीम के भी स्पिरिट में। एंड हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से टीम मीटिंग की वहाँ पे पीछे एंड अपना वॉर क्राई किया जो हमारा होता है, हु ओजी का, सब लोग ने शाउट किया। एंड सब लोग ने रिमाइंड किया कि हमारे लिए टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये 2 मैचेस में हमने अपना बेस्ट नहीं दिया तो फिर वो लाइफ टाइम रिग्रेट रह जाएगा। एंड ऐसे ही बस मोटिवेशनल टॉक्स हम लोगों ने किए ताकि हम लोग रीसेट करते हैं लास्ट के 2 मैचेस के पहले। और जब ये जैसे अभी आपने बताया कि आपने बैक स्टेज मीटिंग करी थी, जी। तो उस टाइम जब K9 और सोन जब ऊपर थी, आप आपसे हम्म। ऊपर थी, तब वो मोटिवेशनल के लाइन के टाइम पे आपने अपनी टीम को कैसे मोटिवेट किया मतलब? हाँ, तो जब 16 और K9 हम लोग से ऊपर आ गई थी तो मैंने अपनी टीम को ये बोला था कि देखो, मुझे पता है कि हम लोगों ने लीड तो खो दी है एंड 16 और K9 हमसे थोड़ा सा ऊपर चली गई, तो हम लोग एक चैंपियन टीम है, हमको पता है हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमने पास्ट के सारे खराब टूर्नामेंट्स में कम बैक किया है लास्ट डेज पे। एंड अभी अपने दिमाग में ये सोचो ही मत कि हम लोगों ने लीड खोई है। ये सोचो कि सेकंड डे के एंड पे हम लोग नीचे थे एंड ये 4 मैचेस हम लोग अच्छा खेल करके ऊपर आ गए एंड हम लोगों ने अभी लीड ऑलमोस्ट कवर कर ली है जो हमारे हमसे ऊपर टीम्स थी। एंड अभी सिर्फ 4-5 पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया, तो हमको हमारे ये 2 मैचेस में अपना बेस्ट देना है ताकि हम लोग उनकी भी लीड को कवर कर पाएं। तो यही था कि एज एन आईजीएल एंड एज ए लीडर मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी टीम को मेंटली कितना स्ट्रांग रख सकते हो, क्योंकि टैक्टिकली तो ऑब्वियसली काफ़ी सारी टीम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं ही हमारे अलावा भी। तो वही है, मैंने मेक श्योर किया कि मेरी टीम बिल्कुल भी डाउन फील ना हो एंड हम लोग जो 2 मैचेस हमारे पास हैं उनमें हमारा बेस्ट दे पाए। और जैसे कि ये एक टीम स्पोर्ट है, सबका हम्म। कंट्रीब्यूशन होता है तभी कोई टीम अच्छा खेलती है या हम्म। जीतती है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पूरे टूर्नामेंट में हम्म। आपकी टीम से जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, सबसे ज्यादा, या हम्म। बोले सबसे वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन, हम्म। वो किस प्लेयर का रहा? तो
ये वाले टूर्नामेंट में हम चारों ने काफी अच्छा खेला है। कोई एक प्लेयर का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि सारे ही प्लेयर्स के सामने ऐसी सिचुएशंस आई थी कि उनको आउट परफॉर्म करना था हमारी टीम को ऊपर ले जाने के लिए, एंड सबने ही किया। मी बीइंग एन आईजीएल, मैंने ट्राई किया अपनी टीम को टैक्टिकली अपर हैंड दे सकूं, एंड मेरे अलावा जितने भी तीनों सॉल्टर्स थे, उन लोगों ने अपना बेस्ट गेम दिखाया, अपना बेस्ट बीजीएमआई खेला, एंड उन तीनों की वजह से एंड मेरी वजह से हम जो चारों साथ में एज अ यूनिट खेल पाए। आपने आईजीएन की बात करी, मैं उस पर आने वाला था कि जी। आपको बेस्ट आईजीएन का अवार्ड मिला। तो हम्म। आप मुझे बताएं कि इस गेम में, इस स्पोर्ट्स में जो आईजीएन होता है उसका कितना हम्म। बड़ा रोल होता है, और क्या हम्म। मतलब स्पेशल प्रिपरेशन उनको करनी पड़ती है ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए। हम्म। तो आईजीएल का तो बहुत बड़ा ही रोल होता है, क्योंकि मुझे एज अ प्लेयर खेलना भी है वहाँ पर एंड अपनी टीम को लीड भी करना है। एंड क्योंकि ये गेम का नेचर ही ऐसा है कि इसमें स्ट्रैटेजीज बदलती रहती है, जिसको हम लोग मेटा बोलते हैं। तो क्योंकि मेटा चेंज होते रहता है, हमको अडाप्ट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ता है। तो हमको डे बाई डे जैसे मैचेस होते हैं, हमको पता है कि मैचेस में क्या हुआ, टीम्स क्या चेंज कर रही हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग हमको क्या चेंज करना पड़ेगा। तो आईजीएल का काफ़ी ज़्यादा वैसा रोल रहता है, क्योंकि हमको बैक एंड पे काफ़ी ज़्यादा होमवर्क और काफ़ी ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। ओके। और अब हम ग्लोबल चैंपियनशिप की बात करते हैं। जी। तो थोड़ा सा अभी ये समझाइए कि हम, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिनको टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है उसमें हम्म। थोड़ी कंफ्यूजन है हम्म। कि जैसे अभी आपने बीजीएमआई शोडाउन जीता और अब हम्म। इंटरनेशनल कप के तरफ जा रहे हैं। जी। वहाँ पे टॉप 8 टीम्स ने क्वालिफाई किया है। हम्म। आप टॉप पर हैं। हम्म। जापान और कोरिया से 8 टीम्स आ रही हैं। तो हम्म। अब जो दिल्ली में जो टूर्नामेंट होगा वहाँ पे कैसा फॉर्मेट होगा, और कैसे मतलब कॉम्बिनेशन क्या बना। ओके, तो पीएमजीसी में हम लोगों को मिला है गॉन्टलेट का स्लॉट, एंड जो बीएमआईसी में टीम जीतेगी उनको भी गॉन्टलेट का स्लॉट मिलेगा। एंड ये वाला जो स्टेज है ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस है, बिकॉज इसमें 16 टीम्स खेलने वाली है, एंड टॉप 7 टीम्स जो आएंगी वो डायरेक्टली क्वालिफाई होने वाली है पीएमजीसी के फाइनल्स के लिए। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो हमको एडवांटेज देने वाली है। एंड ये जो गॉन्टलेट स्लॉट है इसमें से भी कोई एलिमिनेट नहीं होने वाला है। जो बॉटम 9 टीम्स रहने वाली है इसमें भी, वो जाने वाले ग्रुप स्टेज में, जहां पर भी हमको टॉप 3 आने का मौका है, उधर से हम लोग फाइनल जा सकते हैं। या फिर उसके जस्ट बाद में भी एक और स्टेज रहने वाला है जो लास्ट रहने वाला है, जिसका नाम ही लास्ट चांस क्वालिफायर है। तो वहां से भी टॉप 2 टीम्स जाने वाली हैं। तो एट द एंड बोलूँ तो जो जो भी टीम्स को गॉन्टेट का स्लॉट मिलने वाला है उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज एंड उनके चांसेस बढ़ने वाले हैं कि वो फाइनल्स तक मेक कर सके। ओके। यस। तो ये अब जो दिल्ली में जो बीएमआई सी इंटरनेशनल कप होगा उसके लिए जी। आपकी प्रिपरेशन अब कैसे चल रही है। हम्म। तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है, क्योंकि हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हमको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको ये भी मेक श्योर करना है कि हम उनकी रीजन को स्टडी करें कि वो लोग कैसे खेलते हैं एंड हम लोग कैसे खेलते हैं, एंड जब वो कॉम्बिनेशन बन के आएगा उस लॉबी का, तो उस लॉबी में जो आइडियल प्ले स्टाइल रहेगी वो कैसे रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ती हैं मैचेस से पहले। ओके। कितना डिफरेंस रहता है, जैसे कि जापान और कोरिया की जो टीम्स हैं और हम्म। जो इंडियन टीम्स हैं, तो उनके प्ले स्टाइल में कितना डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है, हम्म। और उससे कितना फर्क पड़ता है आपके गेम प्ले पे, इंडियन हम्म। टीम्स के गेम प्ले पे। तो प्ले स्टाइल का तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जापानीज टीम्स मुझे लगता है ज़्यादा पोजीशन एंड स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेड खेलती हैं, एंड कोरियन टीम्स काफ़ी ज़्यादा रॉ एग्रेसिव पावर दिखाने प्रेफर करती हैं। एंड जो इंडियन टीम्स है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उनमें जैसे हमारी टीम की बात लोगे तो हम लोग हाइब्रिड है, हाइब्रिड प्ले स्टाइल प्रेफर करते हैं। हम लोग एग्रेसिव भी जाते हैं, हम लोग पैसिव भी जाते हैं। कुछ इंडियन टीम्स है लाइक K9 जो ज़्यादा एग्रेसिव की तरफ टिल्टेड है, एंड कुछ टीम्स हैं जैसे सोलो या फिर 8 बिट हो गई, वो थोड़ा सा ज़्यादा पोजीशन ओरिएंटेड खेलते हैं। तो जब ऐसी लॉबी होती है जिसमें काफ़ी अलग अलग प्ले स्टाइल वाली टीम्स रहती हैं, तो जो ओवरऑल लॉबी का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो जाता है, क्योंकि कोई भी टीम कभी भी कुछ भी कर देती है। एंड उससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है हम लोगों को खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्सेटैलिटी आती है लॉबी में, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड अगर मैं बात करूँ कि हम लोग कितना रेडी हैं वो लॉबी खेलने के लिए, हम लोग इन द सेंस एज अ रीजन इंडिया, तो मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर चुके हैं ओवर द पास्ट ऑफ फ्यू इयर्स। क्योंकि हमको कहीं ना कहीं आइडिया तो था ही कि कभी ना कभी वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलने वाली है, एंड उसके लिए सारी इंडियन टीम्स ने अपना बेस्ट दिया है। एंड अभी हम लोग एक ऐसे स्टेज पे हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, चाहे बाहर की कोई भी टीम आए। ओके। आपने बताया था कि जो, अगर कोई इंटरनेशनल टीम को हम्म। इंडियन टीम्स में से सबसे ज्यादा और बेहतर टक्कर अगर कोई दे सकती है तो वो टीम ओजी है या फिर टीम सोन है। तो जी। ये आपने, इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब हम्म। क्या इसके ऐसा इस क्यों लगता है। इसके पीछे मुझे ये रीज़न लगता है कि मैं खुद की टीम को और सोल को
ऐसा मानता हूँ कि हम लोग काफ़ी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को। एंड सिर्फ हम लोग उन चीज़ों पे रिलाई नहीं करते जो हमको आती है, हम लोग कॉन्स्टेंटली चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं जितना बाकी इंडियन टीम्स नहीं करती, ऐसा मुझे लगता है। एंड उसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो अडेप्टेबिलिटी वाला फैक्टर है ये बाहर के मैचेस में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट कहा कि लॉबी काफ़ी अनसर्टेन रहती है, कोई भी कुछ भी करता है। तो वो सारी चीज़ों को स्टडी करके फटाफट से आपको जो भी अपनी प्ले स्टाइल में चेंजेस करने हैं, या फिर जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी है खुद के गेम प्ले में, या फिर एज अ टीम आपकी पोजीशन में एग्रेसिव थोड़ा ज़्यादा जाना है, कब जाना है, वो टाइमिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो टैक्टिकल होती हैं। एंड वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती हैं आपका रिजल्ट डिटरमाइन करने में। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी और सोल की वो स्ट्रेंथ है कि हम लोग काफ़ी जल्दी अपनी गेम प्ले में चेंजेस कर लेते हैं ना, अडाप्ट कर लेते हैं, जितना कंपैरेटिवली बाकी इंडियन टीम्स थोड़ा सा स्लो करती हैं। ओके, और एक सवाल ये भी है कि जैसे हम्म, इंटरनेशनल कप में आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी टीम की जी। तरफ से, तो मतलब उसका कितना प्रेशर होगा या मोटिवेशन होगा, कैसा हम्म, कैसा सोच रहे हैं, कैसा हम्म। फील कर रहे हैं? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है वो 16 टीम्स जो खेलने वाली है उसमें से सबसे कम प्रेशर हम पे ही रहने वाला है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी बाहर का स्लॉट है ही गॉन्टलेट का। एंड बाकी सब टीम से प्रेशर है कि उनको वो स्लॉट अटेन करना है। एंड अगर वो नहीं भी रहता तो भी ऐसा है कि बीइंग एथलीट्स, चाहे वो स्पोर्ट्स वाले हो चाहे वो ई स्पोर्ट्स वाले हो, हम लोग को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इतने बड़े स्टेजेस पे खेलने का, कि हम लोग जब गेम के अंदर जाते हैं तो गेम के बाहर की सारी चीज़ें शट डाउन हो जाती है, कि हमको गेम के बाहर का कोई भी थॉट नहीं आता है। क्योंकि हम लोग एक फ्लो स्टेट में एंटर कर जाते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पे फोकस कर पाते हैं। एंड अपने गेम में हमको जो चीज़ें करनी होती है, गेम की छोटी छोटी डिटेल सोचते हैं हम लोग। एंड वही है कि ये सारी चीज़ें क्योंकि हम लोग अब समझ चुके हैं, अब सीख चुके हैं, इसलिए गेम के अंदर तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता। बट डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमको अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना है। एंड ये वाला जो टूर्नामेंट होगा इसमें जैसा अपना रीजन परफॉर्म करने वाला है, उसी को देखते हुए बाहर की टीम्स अपने एक ओपिनियन बनाने वाली हैं कि अच्छा इंडियन रीजन एक्चुअली स्टैंड कहाँ पे करता है। तो प्रेशर बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा कि है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंडियन ई स्पोर्ट्स के बारे में, जी। कि जैसे कि आज से 5-10 साल पहले तक बहुत ज्यादा लोग ई स्पोर्ट्स के बारे में जानते भी नहीं थे। हम्म। और आज के जमाने में अब लोग करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, है ना, जी। मतलब ई स्पोर्ट्स में। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की जो ई स्पोर्ट इंडस्ट्री है वो हम्म। बाहर विदेशी विदेशी इंडस्ट्री जैसे कि कोरिया या जापान की ई स्पोर्ट इंडस्ट्री के हम्म। कंपैरिजन में हम्म। कहाँ पे स्टैंड कर रही है इस टाइम पर? हम्म। मुझे लगता है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, एंड हम लोग उसके कहीं पर भी पास नहीं है। एंड जितना अभी रिसेंट टाइम्स में गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिखाया है ई स्पोर्ट्स को एज अ स्पोर्ट्स रिकग्नाइज भी करने के लिए, एंड जितने वो लोग स्टेप्स ले रहे हैं, जितना एक्टिवली वो लोग सीख कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन की अच्छा होता क्या है, इसमें कैसे होता है, हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है अपने ई स्पोर्ट्स और गेमिंग को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। एंड हम लोग भी एज प्लेयर्स, एज अ पूरी कम्युनिटी, हम लोग भी ट्राई करें कि हम लोग अपना बेस्ट दें, जिससे कि अगर कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है उसमें अगर हम लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं तो इंडिया को डेफिनेटली और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट मिलने वाली है। तो वही है कि हम लोग एज कलेक्टिवली एक इंडस्ट्री, एक कम्युनिटी ग्रो कर रहे हैं। एंड अभी भी जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड कंपेयर करें अगर बाहर के जो इंडस्ट्रीज हैं ई स्पोर्ट्स की, तो मुझे लगता है कि इंडिया जितना ग्रो कर सकती है, क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल गेमिंग का क्रेज है, जो मोबाइल गेमिंग ई स्पोर्ट्स भी लोग फॉलो करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन ई स्पोर्ट्स को ग्रो करने में सबसे बड़ा फैक्टर किस चीज़ का होगा, जैसे ट्रेनिंग, एक्सपोजर, इन्वेस्टमेंट, मतलब इन हम्म। सब चीज़ों को में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो हम्म। जिससे इंडियन ई स्पोर्ट्स इंटरनेशनली हाई लेवल पे जा सकती है? हम्म। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही मेजर शिफ्ट चाहिए है इंडियन स्पोर्ट्स को अपना फुल पोटेंशियल रीच करने के लिए। वो ये है कि इंडियन जो पेरेंट्स हैं उनमें अभी भी कहीं ना कहीं एक वो रेजिस्टेंस वो लोग फील करते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, कि यार क्या ये करियर एक वायबल करियर ऑप्शन है भी या फिर नहीं। एंड वही चीज़ को हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर पाएं खुद का एक अच्छा करियर बना करके, ताकि वो पेरेंट्स को भी हम लोग कन्विंस कर पाएं कि हाँ ये एक्चुअली सिर्फ एक मतलब, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको एज गैम्बल भी देखते हैं, बट हम उनको दिखाना चाहते हैं, उन पेरेंट्स को ये प्रूव करवाना चाहते हैं कि ये एक वायबल करियर ऑप्शन है, इसमें 100% स्किल बेस्ड है ये वाली चीज़। एंड अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट करोगे तो हो सकता है वो भी एक एक ना एक दिन अपने देश का नाम रोशन करने के स्टेज पे पहुंच सके। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक कल्चरल शिफ्ट आने की इंडिया में बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो अभी के टाइम पे कंस्ट्रेंट बन के बैठा हुआ है। ये आपने पेरेंट्स वाली बात करी, मैं उस पर आऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। जैसा मैंने जी। देखा था आपको वहाँ पे जीतने के बाद जो
सेलिब्रेशन था हम्म। और इमोशनल मोमेंट्स भी थे। तो जी। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताइए कि बीजीएमआई इंडिया में भी काफ़ी फेमस मोबाइल गेम है, हम्म। और उसको जैसे उसको टक्कर देने के लिए बी फ्री फायर मैक्स एंड सीओडी मोबाइल, ये सब जो हम्म। गेम्स हैं इंडिया में जो चल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको ये गेम्स भी बीजीएमआई को कितनी टक्कर दे रहे हैं, या उनका भी ग्रोथ में, इंडियन ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ में कितना बड़ा रोल है या होगा फ्यूचर में? रोल तो डेफिनेटली है, बिकॉज अगर सिर्फ एक गेम पे अपन अपना पूरा वो डाल देते हैं, अपना पूरी बेट डाल देते हैं कि यही इंडियन ई स्पोर्ट्स है, तो आई गेस वो एक बहुत ही रिस्की स्टेट होगा। क्योंकि स्पोर्ट्स भी जैसे होता है, उसमें सिर्फ आप फुटबॉल या फिर अगर क्रिकेट को ही पूरा स्पोर्ट्स कैटेगरी में ही फिट करना चाहते हो, तो फिर मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्की रह जाता है। अगर स्पोर्ट्स अभी के टाइम पे लोग स्पोर्ट्स को भी क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में देखते हैं कि भाई हॉकी भी है, फुटबॉल भी है, क्रिकेट भी है, टेनिस भी है, टेबल टेनिस भी है, एंड काफ़ी सारे अदर स्पोर्ट्स भी हैं। एंड वही मुझे लगता है कि जैसे सीओडी और फ्री फायर मैक्स की आपने बात की, तो वो भी काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अब के टाइम पे अगर हम किसी को कन्विंस करना चाहते हैं जिसको भी ई स्पोर्ट्स का उतना आइडिया नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ये अगर बोले उनको कि सिर्फ देखो बीजीएमआई है, यहाँ पे हम लोग खेलते हैं, तो ई स्पोर्ट्स इज इक्वल्स टू बीजीएमआई नहीं होता। बीजीएमआई हाँ डेफिनेटली एक पार्ट है ई स्पोर्ट्स का, बट ई स्पोर्ट्स के अंदर और भी काफी अलग अलग जितने टाइटल्स आएंगे, उतना ज्यादा जो ई स्पोर्ट्स का टैग है, ये उसकी इंटेग्रिटी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। जी, बीजीएमआई के अलावा आपको सबसे अच्छा मतलब गेम प्ले या फिर मजा किस में आता है, और किसी गेम में? मतलब बीइंग ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हमको तो मतलब अच्छा ही लगता है और भी गेम्स खेलना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि हमारा डेली रूटीन भी वैसे रहता है, फटाफट से उठो, अपना फ्रेश हो, अपने प्रैक्टिस रूटीन में चले जाओ, फिर अपनी स्क्रिम्स वगैरह खेलो, टीम के साथ में डिस्कशंस करो, गलतियां फिगर आउट करो, फिर बाहर की टीम्स को देखो वो क्या सही कर रहे हैं, फिर खुद के रीजन में देखो कि हमारी रीजन की टीम्स क्या सही कर रही हैं, क्या गलत कर रही है, उनसे सीखो। फिर वापस से टीम मीटिंग करके वो जो हम इंडिविजुअल देखते हैं कि हाँ हमने जो मैचेस देखे उनके पॉइंटर्स फिर टीम्स को बताओ, फिर रात को दोबारा स्क्रिम्स खेलो। तो ये सब करने में हमको तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है और गेम्स खेलने का। तो बीजीएमआई के बारे में बताइए कि बीजीएमआई में ऐसा क्या खास है जो उसको हम्म। बाकी सारे गेम से, बाकी हम्म। सारे ई स्पोर्ट्स गेम से पर डिफरेंट बनाता है, बेहतर बनाता है, अच्छा लग बनाता है? हम्म। मुझे लगता है बीजीएमआई एक कॉम्बिनेशन है फास्ट पेस्ड गेम प्ले का और स्लो पेस्ड गेम प्ले का, जिसमें एक वो आपको एक ब्रिज प्रोवाइड करवाता है कि आप वो इंटेंस मूवमेंट्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हो अच्छे से। एंड जब वो स्लो मूवमेंट्स होते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल सकते हो, सोशलाइज कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। एंड ये जो गेम का पूरा फॉर्मेट है वो ऐसा है कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है, इसमें आपको पूरी फ्रीडम है, आपको जहाँ जाना है, जिससे फाइट लेनी है, मतलब आपकी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप ये गेम खेल सकते हो। एंड ये गेम में इतनी सारी चीज़ें करने को, इतना सारा वर्सेटैलिटी पोटेंशियल है कि आप जो करना चाहो ये गेम में कर सकते हो। तो वो जो एक पहले के गेम्स होते थे जिसमें आपके पास एक फिक्स पाथ होता था जहाँ पर आपको जाना है, या फिर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे, बहुत लिमिटेड मिशंस होते थे, मुझे लगता है उससे एक बहुत बड़ा जंप एक दूसरी तरफ, एक फ्रीडम की तरफ आपको ये वाला गेम देता है। एंड आपके लिए एक सेंस ऑफ, मैं बोलूँ तो एस्केपिज्म भी एक्ट करता है। एंड जब आप ये गेम खेलते हो तो फॉर दैट टाइम बीइंग, जैसे हम लोग घूमने भी जाते हैं, तो जैसे अगर हमको ब्रेक चाहिए होता है लाइफ में तो हम घूमने जाते हैं, तो वो हमको अच्छा क्यों लगता है, क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में हम लोग और किसी अपने फ्यूचर या पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हम लोग इन द मोमेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि बीजीएमआई भी आपको एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वो गेम में इमर्स हो सकते हो, एक फ्लो स्टेट में जा सकते हो, जहाँ पे ना आप फ्यूचर का सोचते हो ना पास्ट का सोचते हो, बट वो मोमेंट को एंजॉय करते हो। तो मुझे लगता है कि बीजीएमआई इस वजह से बहुत अच्छे से मतलब लोगों से कनेक्ट करता है और उनको बहुत एंटरटेन करता है। अब मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल जर्नी के बारे में क्वेश्चंस पूछता हूँ जी। कि जैसे बीजीएमआई, जैसे आपने अभी ये आपका पूरा एक गेमिंग करियर बन चुका है, हम्म। तो आपने पहली बार कब सोचा था ऐसा कि गेमिंग में ही करियर बनाना है? जैसे कि हम्म। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो हम्म। सोचते हैं हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हम्म। स्पोर्ट्स की बात करें तो आजकल क्रिकेटर्स बनना है। जी। बट आपके दिमाग में कैसे आया, कब आया मतलब, हम्म। कि मुझे गेमर बनना है? वैसे तो मुझे बचपन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे सभी ऑब्वियसली लड़कों को होता ही है बचपन से गेमिंग खेलने का। तो मैं गेम्स खेलता था एंड जो मेजर जो शिफ्ट आया था जब मैंने सोचा कि मैं इसको एज करियर ऑप्शन देखना जब मैंने शुरू किया, वो था जब मेरे 10th के बोर्ड्स चल रहे थे। तो मैं एक दूसरा गेम खेलता था, वो भी बैटल रॉयल गेम ही था, बट वो गेम फिर ख़त्म हो गया था क्योंकि उसमें थोड़े हैकर्स ज़्यादा आ गए थे। एंड तब मैंने स्विच किया था पबजी मोबाइल में, एंड उसके बाद में इवेंचुअली बीजीएमआई में। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था पबजी मोबाइल खेलना,
तो मैंने यही सोचा था कि मुझे ई स्पोर्ट्स ही खेलना है, एंड वो अब से 6 साल पुरानी बात है, क्योंकि मैं बाहर के प्लेयर्स को देखता था एंड वो लोग अच्छे से टूर्नामेंट्स खेलते थे अपने, एंड सारी चीज़ें अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे, एंड वो लोग भी मतलब एक करियर बना चुके थे गेमिंग में। तो मुझे समझ में आया था उस पॉइंट पे कि हाँ, ये गेम को वो देख सकते हैं एज करियर ऑप्शन। और जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आपको गेमिंग में ही करियर बनाना है, हम्म। तो उस टाइम उनका रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन ऑब्वियसली थोड़ा वो था, रेजिस्टेंस तो मैंने फेस की थी थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में, बिकॉज मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है पूरा वो एकेडमिक्स वाला ही है। मेरे सारे घर वाले मतलब पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा उसकी तरफ टिल्टेड रहते हैं, एंड इसीलिए मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैसा था कि थोड़ी रेजिस्टेंस फेस की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बस उनको थोड़ा सा समझाया मैंने। उसमें थोड़े 1-2 हफ्ते लगे थे मुझे, उनको एग्जांपल्स मैंने दिखाए कि देखो इमॉर्टल है, इनका करियर बना हुआ है, ये बाहर जाते हैं टूर्नामेंट्स में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसा कर करके मैंने उनको समझाया, नहीं इवेंचुअली वो समझ गया, एंड आज मुझे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और इस जर्नी में आपकी जो गेमिंग जर्नी अभी तक की रही जी। है, उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस आपको क्या फेस करने पड़े हैं? हम्म। और उन चैलेंजेस ने आपको लाइफ में क्या लेसन दिया है, क्या सिखाया है? चैलेंजेस तो मतलब बहुत सारी चैलेंजेस थे, जिसमें से अगर मैं मेजर आपको बताऊं तो कि मैंने ये जो गेम है जो जिसमें हम अभी हम लोग जीते हैं बीजीएमआई, ये काफ़ी लेट खेलना स्टार्ट किया था सीजन 5 के एंड में, जब तक ऑलरेडी प्लेयर्स इंडिया से रिप्रेजेंट करते थे अपनी कंट्री को, टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते थे, उनको समझ में आता था ये गेम कैसा है। तो नंबर वन चैलेंज तो मेरे लिए यही था कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, एंड उसको टैकल करने के लिए मैं गेम को एकदम ज़्यादा टाइम देता था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरी लाइफ में, कोई सोशल लाइफ नहीं थी मेरी। मैं यही मतलब जिंदगी का मेरा पर्पस बन गया था कि मुझे ये जो डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है, ये कैसे भी करके कवर अप करना है, जो एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा मैं ले सकता हूँ उतना ज़्यादा लेना है। नंबर वन तो यही था। फिर नंबर टू डिवाइस का था, मेरे पास डिवाइस नहीं था, फिर मैंने मम्मी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो फिर उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके डिवाइस दिलाया। फिर नंबर थ्री चैलेंज था कि टीम नहीं थी मेरे पास बिल्कुल भी। तो एक टूर्नामेंट चल रहा था उस टाइम पे, आईएस करके, इंडिया सीरीज, एंड उस टाइम पे जितने भी प्लेयर्स वो खेल रहे थे टूर्नामेंट, उस उन सबको मैंने आई गेस 250 या 300 लोगों को डीएम किया कि मुझे टीम चाहिए, मुझे टीम चाहिए, मुझे टीम चाहिए, आप ले सकते हो क्या? तो उसमें से शायद 15-16 का रिप्लाई आया था, एंड उसमें से भी 14 लोगों का तो रिप्लाई ना ही था, एंड उसमें से एक टीम ने मुझे उनके सेकंड लाइनअप में ले लिया था। फिर वहां से मैं धीरे धीरे प्रूव करता रहा करता रहा करता रहा, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें थी। एंड जो फिफ्थ चैलेंज जो सबसे बड़ा मुझे लगता है मेरे लिए था, कि ये जो एक जर्नी होती है ना, कि आप ई स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हो और फिर आपको जहाँ पहुंचना होता है, उसके बीच का जो गैप है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होता है लिटरली। कोई गाइड करने के लिए नहीं होता है कि बीच में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, फेल होगे तो क्या करना है, टीम अच्छा नहीं कर पाएगी तो क्या करना है आपको। तो ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल ही ब्लर होता है बीच का रास्ता। तो मैंने खुद को ऐसे मोटिवेट किया कि एक कहानी है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, मतलब मेरी लाइफ वैल्यू के बहुत पास में है, कि एक बच्चा था और एक घोड़ा था, एंड वो लोग एक जंगल पार करना था उन लोगों को, एंड चलते 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 रात हो जाती है, एंड वो बच्चा रुक जाता है अपने घोड़े को लेके, और घोड़ा उससे पूछता है कि तुम रुक क्यों गए हो? तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है, आगे बहुत अंधेरा है, अपन ये जंगल पार नहीं कर पाएंगे। तो घोड़ा वो बच्चे को बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा अगला कदम दिख रहा है? तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ मुझे दिख रहा है। तो वो घोड़ा बोलता है कि तो अपना कदम, अगला कदम लो। फिर वो एक एक कदम लेता है, फिर घोड़ा दोबारा पूछता है कि क्या तुमको दूसरा कदम दिख रहा है? तो बच्चा बोलता है हाँ। तो ऐसे एक एक कदम करते 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 उस बच्चे को रास्ता दिखता जाता है और वो पूरा जंगल पार कर देता है। तो मेरा भी मतलब लाइफ जर्नी और ई स्पोर्ट्स की जर्नी ऐसी ही रही है कि मुझे जो यहाँ से दिख रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर अभी मैं ई स्पोर्ट्स स्टार्ट कर रहा था तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं ये वाला जो शोडाउन टूर्नामेंट है इसको अच्छे से देखता, जो प्लेयर्स अच्छा खेले हैं उसमें उनके इंटरव्यू सुनता जैसे आप अभी ले रहे हो, ताकि उनके माइंडसेट से मैं काफ़ी चीज़ें सीख सकूँ। तो यही है, 5-6 मेजर मेजर चैलेंजेस रहे हैं कि जब समझ नहीं आता क्या करना है आगे, बट फिर भी लगे रहो कुछ ना कुछ करके आप एक पॉइंट पे समझ ही जाते हो कि आपको कैसे आपके लिए चीज़ें वर्कआउट करने वाली। और इस पूरे जर्नी जो अभी तक आपकी रही है, इतने सारे जी। चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, इस इसमें आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा सपोर्ट रोल रहा, हम्म। और आपके दोस्तों का कितना बड़ा सपोर्ट एंड रोल रहा इस पूरी हम्म। जर्नी में? मतलब अभी ऑब्वियसली, मतलब अगर वो लोग नहीं होते मेरे को सपोर्ट करने के लिए तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि मेरे स्कूल टाइम पे भी मेरे फ्रेंड्स जो थे वो मुझे सपोर्ट करते थे, क्योंकि उनको भी मैंने बताया था कि मुझे
गेमिंग को एज अ करियर ऑप्शन देखना है। तो स्कूल फ्रेंड्स भी मुझे सपोर्ट करते थे, एंड आज भी मतलब जब हम जीते थे शोडाउन, तब भी मेरे एक स्कूल फ्रेंड अमरेंद्र नाम है उसका, उसका मैसेज आया था कि भाई मैंने तो 4 मैचेस बाद देखना ही बंद कर दिया था लास्ट डे पे, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी वजह से तुम हार ना जाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ। तो वही है कि मतलब वो लोग इतना इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं मुझसे। एंड मेरी दीदी हैं जिनको मैं स्पेशल क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मुझसे मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया ये करियर ऑप्शन को देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये कि एकेडमिक्स की जगह मुझे ये गेमिंग ऑप्शन देखना है। तो मैं भी स्टार्टिंग में एकदम क्लियर नहीं था कि मुझे ये करना है, बट मैंने उनसे अच्छे से बात की, उन्होंने भी मुझे समझाया, हम लोगों ने देखा कि क्या हो सकता है, अच्छा बेस्ट केस सिनेरियोज, वर्स्ट केस सिनेरियोज, एंड जब फिर हम लोगों ने डिसीजन बना लिया कि हाँ चलो गेमिंग ही करना है, गेमिंग एक वायबल ऑप्शन हो सकता है, तो फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो मुझे लगता है अगर मेरी दीदी का सपोर्ट नहीं होता उस टाइम पे, तो फिर कुछ भी नहीं होता। और एक अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे आप काफी देर तक गेम्स खेलते होंगे मोबाइल जी। में, तो आपका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा होता जी। होगा, तो इससे आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी होता होगा। तो मतलब ये इस इतने लंबे टाइम तक लगातार रोज महीनों सालों तक गेम हम्म। खेलने के दौरान आप कैसे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को और फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं? तो पहली चीज़ तो देखो, ऑब्वियसली जब स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है तो आपको आइज पे स्ट्रेन पड़ता है, and उसी के लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आप एक लेंसेज लो जो ब्लू लेंस रहे, ताकि उनसे जो आपका हार्मफुल इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सके। तो नंबर वन चीज़ तो ये हम लोग यूज़ करते हैं। नंबर टू चीज़, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल हो जाता है, एंड उसी लिए मतलब कुछ प्रैक्टिसेस है जो मैं करता हूँ खुद की सैनिटी मेंटेन करने के लिए। वो एक तो मेडिटेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि मेडिटेट करने के बाद में बहुत ही शांति सी आ जाती है सबकॉन्शियस माइंड में भी। एंड जो थर्ड चीज़ है कि स्लीप, आपका स्लीप रूटीन फिक्स होना चाहिए, आप जिस टाइम पे सोते हो, जिस टाइम पे उठते हो, क्योंकि वो जो एक रूटीन, अगर आप रूटीन आपका डिसबैलेंस हो जाता है तो फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी, चाहे आप फिर अब 9 घंटे सो, अगर आप सेम टाइम पे नहीं सोते हो, सेम टाइम पे नहीं उठते हो। तो वो चीज़, ये दो तीन चीज़ें हैं जिनका हम लोग ध्यान रखते हैं। एंड फिजिकल फिटनेस को अपनी मेंटेन करने के लिए देखो ऑनेस्टली हमको टाइम नहीं मिल पाता है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है सारे गेमर्स का। एंड वो आई थिंक हम लोगों को कलेक्टिवली एज ई स्पोर्ट्स एथलीट्स एक शिफ्ट लाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी एक कल्चरल शिफ्ट की बात की थी, ये एक दूसरा शिफ्ट है। क्योंकि अगर हम लोग गेमर्स को देखते हैं, एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि पेरेंट्स को भी कन्विंस करने वाली बात है करियर ऑप्शन, तो अगर हम लोग ही इनके लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे कि गेमर्स की तो कुछ फिजिकल फिटनेस होती नहीं है, तो ऑब्वियसली वो भी एक ड्रॉबैक बन के आएगा। तो ये मुझे एक पॉइंट लगता है जिसपे हम लोग को काम करना चाहिए। एक और क्वेश्चन ये है कि जी। बतौर लीडर, टीम लीडर, जब आपकी टीम हारती है या अच्छा हम्म। परफॉर्म नहीं करती है, इस टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले हम्म। भी या फिर आगे भी, तो कैसा आपका रोल रहता है? आप कैसे टीम को मोटिवेट करते हैं, लाइक हम्म। कि कोई बात नहीं, हम हमारा हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, हम टीम अच्छी है, हम बेहतर हम्म। करेंगे, इस कैसा रोल रहता है आपका उस टाइम पे जब देखो। टीम हारती है? देखो, जब भी टीम हारती है या फिर अप टू द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आप मतलब अपनी पूरी लाइफ ही उस चीज़ में दे रहे हो, बट फिर भी वो एक सोल चीज़ के लिए जिसमें आप अपने इतना एफर्ट्स डाल रहे हो, घर से दूर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, सारी चीज़ें जब एक ही चीज़ के लिए कर रहे हो, दे रहे हो, एंड वो एक चीज़ भी नहीं हो पाती, तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगता है, बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग लगता है। बट वही है कि हम लोग एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हम लोग तो वीक नहीं पड़ सकते हैं। एंड उसीलिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग टाइम टू टाइम टीम मीटिंग्स करें। जैसे हमारा टूर्नामेंट जब खत्म होता है, तो हम लोग सब लोग साथ में बैठते हैं और डिस्कस डिस्कस करते हैं अपनी गलतियां, कि हम लोगों ने क्या क्या गलतियां की, कौन सी ऐसी गलतियां जो हम लोग नेक्स्ट टूर्नामेंट में नहीं करने वाले हैं, कौन से ऐसे पॉइंटर्स है जिनको हम लोग ध्यान में रख करके प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टूर्नामेंट्स के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं अच्छे से। एंड खुद खुद की गलतियां हम लोग बताते हैं, खुद खुद के इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स हम लोग बताते हैं। तो वो जो एक टीम डिस्कशन होता है ना टूर्नामेंट जस्ट खत्म होने के बाद में सेम डे, वो मुझे लगता है कि मेरी टीम को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है कि हम लोग के हारने का रीज़न क्या था, एंड हम लोग खुद को एक कौन सा दूसरा रीज़न दे रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग मेक श्योर कर सके कि हम लोग अगला टूर्नामेंट जो है उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन जब आप एक टूर्नामेंट खेलते हो और ख़राब खेलते हो, तो मतलब वो एक रीसेट अगर आप प्रॉपरली नहीं हो पाते हो, और कहीं ना कहीं अगर आपका अपने टीममेट से ट्रस्ट उठने लग जाता है, तो फिर वो आपके लिए, आपके करियर के लिए एंड आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। इसलिए हम लोग मेक श्योर करते हैं कि एटलीस्ट हमारी टीम में वो चीज़ कभी भी नहीं है।
ओके। और आपने बताया कि जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो आप लोग हम्म, डिस्कस करते हैं। जी। मेरा ये सवाल है कि आप रिलैक्स कैसे करते हैं, मतलब जब इतना लंबा टूर्नामेंट खत्म होता है हाँ। तो क्या आप मतलब ऐसे नहीं, अभी एक दिन गेम नहीं खेलना है या फिर ऐसा हम्म। कुछ, कैसे रिलैक्स करते हैं? हाँ मतलब ऑब्वियसली एक दो दिन का हम लोग ब्रेक लेते हैं, रीसेट करते हैं, प्रॉपर अपने घर वालों से अच्छे से बात करते हैं, क्योंकि जब इंटेंस टूर्नामेंट चल रहा होता है तो फिर शायद एक डेढ़ महीने तक प्रॉपरली हम लोग बात नहीं कर पाते हैं। अपने फ्रेंड से, अपने घर वालों से प्रॉपरली अच्छे से बात करते हैं, हम लोग थोड़ा अपने कंटेंट साइड पे फोकस करते हैं। एंड वही है कि ऑब्वियसली मतलब रिलैक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो जो ब्रेक है वो हमको हर टूर्नामेंट एंड होने के बाद नहीं मिलता है, बीच में तो बिल्कुल नहीं मिल पाता है। ओके, आप मैं जो आपकी टीम है वो जी, हम्म। तो आपकी टीम के साथ में आपको जो सपोर्ट स्टाफ है या फिर फैंस है उनके साथ यस। में आपकी टीम का कैसा बॉन्ड है, कैसा हम्म। सपोर्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मतलब ये जो ओजी नाम है, ये जस्ट एक टीम का नाम नहीं है ये। जब मैं ओजी में आया था तो सब लोग, मतलब मैं देखता था कि बड़ी बड़ी ऑर्ग्स ऐसे मतलब वर्ड यूज करते हैं, फैमिली फैमिली। बट मुझे समझ में नहीं आता था प्रॉपरली कि कैसे, ऑब्वियसली मतलब थोड़ा बहुत आइडिया रहता था। बट जब मैं यहाँ पे ओजी में आया तो मैंने देखा कि भाई एक दूसरे की सक्सेस के लिए लोग कितना सपोर्टिव हैं, कितना दिल से चाहते हैं कि भाई बंदा आगे बढ़े, टीम आगे बढ़े। तो वो जो एक बॉन्ड मैंने देखा ना यहाँ पे आके, क्योंकि हमारी जो पहली ट्रॉफी हम लोग जीते थे एक आईको टूर्नामेंट की, वो जब हम लोग जीते थे तो हमारे बूट कैंप पे काफ़ी सारे एडिटर्स हैं। एंड वो लोगों ने एक वीडियो बनाया था, एक स्टोरी बना करके हमको टैग किया था। एंड टीवी पे वो चल रहा था कि हम लोग जीते हैं, तो वो लोग जो चिल्ला रहे थे कि लेट्स गो फाइनली जीत गए ये वो, तो उनके जो बोलने में वो जो खुशी थी ना, कि वो लोग कितना पर्सनली कनेक्टेड हम लोगों से फील करते हैं। वो जो एक बॉन्ड है, आई गेस वो वर्ड्स में शेयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो मैंने फील किया है यहाँ पे आकर के। एंड ओजी सच में मतलब एक नॉट जस्ट एक टीम, हम चार लोग नहीं है बस, बहुत सारे लोग कलेक्टिवली जुड़े हुए हैं सोजी नाम से। हमारे यश भाई हैं ओनर, जो हमको हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमारे प्रेम भाई हमारे मैनेजर, जो मेक श्योर करते हैं कि हम लोग हमेशा अपनी गेम पर ही फोकस कर पाए, हमको और कोई भी चीज़ कुछ नहीं, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ओजी जो हमारी ऑर्ग है वो एज ए टीम जब वर्क करती है तो वो मतलब उनका जो सपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के जैसे एक्ट करता है। प्लस अगर मैं ओजी फैंस की बात करूं तो रिसेंट टाइम्स में बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हैं, हमारे खराब टाइम से भी सपोर्ट करते आ रहे हैं बहुत सारे लोग, जब हम लोग बिल्कुल भी नहीं जीतते थे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते थे। एंड उन लोग का भी जो सपोर्ट है वो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मीन करता है, बहुत 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 ज़्यादा। क्योंकि जब आप खराब खेलते हैं तब भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, बैक टू बैक। एंड वो टाइम से लेके अब तक की जर्नी इतने सालों की, जब हम लोग फाइनली जीत रहे हैं एंड अब जा करके मतलब हम लोग जस्टिफाई कर पाए उनके सपोर्ट को, उनके ट्रस्ट को। तो वो चीज़ तो मतलब दिल से मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है कि वो अपने फैंस के लिए एक जस्टिफाइड परफॉर्मेंस दे पाए, एंड हम लोग दे पा रहे हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। ओके, मैं एक यही टीम ओजी के बारे में एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि जो इसकी लेगेसी अभी तक बनी हुई है, हम्म। तो इस लेगेसी को आप कैसे आगे लेके जाएंगे और क्या हम्म। फ्यूचर में आप कहाँ देखते हैं, क्या उसके हम्म। बारे में कुछ प्लान्स अगर हो तो उसके बारे में हम्म। हमें थोड़ा बताइए। लॉन्ग टर्म पिक्चर तो यही है कि हमें डेफिनेटली अपनी इंडिया को जिताना है ग्लोबल स्टेज पे, ताकि वो जो इंडियन प्राइड है वो एकदम अपना एपिटोम हिट कर सके। एंड बाहर के लोग भी जो हैं वो देख सके इंडिया को कि हाँ इंडियन टीम्स आई एंड वो डोमिनेट करके गई है ये टूर्नामेंट। तो मुझे ऑब्वियसली मतलब लॉन्ग टर्म गोल तो यही रहने वाला है, एंड उसके लिए हमारी साइड से जितना भी एक इंसान कर सकता है, वो सारे एफर्ट्स, वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारे मेंटल प्रैक्टिसेस, वो सब कुछ हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि जस्ट अब ये नाम एक ओजी नहीं है, ये टीम इंडिया बन चुका है। एंड हम पे काफ़ी ज़्यादा पावर भी है उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके। और आप जैसे इंडिया के जो अभी गेमर्स जो आप लोगों को देख रहे हैं, जी। जो यंग हैं, बच्चे हम्म। भी हैं, उन और उनको और उन पेरेंट्स को हम्म। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अगर चाहते हैं गेमिंग में करियर बनाना तो उनको सपोर्ट करें? इसके हम्म। लिए आप और जो गेमर्स हैं हम्म। वो कैसे गेमिंग में आगे बढ़ें, दोनों के लिए, गेमर्स और हम्म। पेरेंट्स, हम्म। क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? तो देखो ये एक ऐसी करियर फील्ड है जिसमें अगर आप सक्सेस होते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर आप फेल होते हो तो फिर
बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको अपनी लाइफ ऑलमोस्ट जीरो स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बिकॉज ये पढ़ाई जैसे नहीं है कि अगर आप एक हायर पोस्ट पे नहीं होता है तो फिर आप एक जस्ट एक लोअर पोस्ट के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट अलग ही फील्ड है। तो मैं बोलूँगा कि ये फील्ड में रिस्क डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, ऑनेस्टली बोलूँ तो। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप एकदम पैशनेट हो, अगर आप यंग हो, अगर आप बिलीव करते हो अपनी स्किल्स पे, अपने ग्राइंड पे एंड खुद पे एज अ पर्सन, की कितने भी फेलियर्स आ जाएं आप हार नहीं मानोगे, एंड बैक टू बैक आपको पता है कैसे सीखते हैं चीज़ें, आप फिर भी लगे हो, आपको पता है कि आप गिव अप नहीं करोगे, तो ये फील्ड आपके लिए है, हर किसी के लिए नहीं है। एंड जिसको मेहनत करनी आती है, जिसको खुद पे भरोसा है, उसके लिए ये फील्ड मतलब वंडर्स कर सकती है। एंड जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे को सपोर्ट करो, अगर वो जेन्युइनली चाहता है ये वाली फील्ड में आना, अपने गेमिंग में करियर बनाना, तो उनको आप सपोर्ट करो। क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे स्टार्टिंग में नहीं सपोर्ट करते तो मैं भी आज यहाँ पे नहीं होता, एंड मुझे जो मौका मिला है अपनी नेशन को प्राउड फील करवाने का, वो भी मतलब मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाता। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपके पेरेंट्स ही हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को देखो, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा सिंसियर है एंड एफर्ट्स डाल रहा है उस चीज़ में, तो आप उनको सपोर्ट करो। एंड हैविंग सेड दैट, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों में से एक चीज़ ही चूज़ करनी पड़े, गेमिंग या फिर पढ़ाई। आप ऑब्वियसली मतलब बैकअप के लिए पढ़ाई रख सकते हो, एंड सेम टाइम पे मतलब मैं भी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। मेरी कॉलेज भी चल रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चीज़ छोड़नी ही पड़े, आप साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें करते रहो एंड एफर्ट्स डालते रहो। एंड जब आपके लिए एक चीज़ वर्क करनी स्टार्ट हो जाए, एंड जब आपको लगे कि आप एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच चुके हो, तब जैसी लाइफ डिमांड करे सिचुएशन, जब तब आपके पेरेंट्स का जैसे सपोर्ट हो, वैसे आप आगे डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है जी, आरो, मैं अब थोड़े से दो तीन आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन जी। पूछूंगा। आई थिंक ये 10 हैं। जी। तो सबसे पहले तो ये है कि जो आपके टीममेट्स हैं उनको हम्म। आप सभी को एक एक वर्ड्स में कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वन वर्ड। विज को मैं बोलूँगा फनी, पाजी को मैं बोलूँगा पैशनेट, एंड एक को मैं बोलूँगा स्टार। ओके, और खुद को? खुद को मैं बोलूँगा हार्ड वर्किंग। ओके। अच्छा, बीजीएमआई में आपका फेवरेट मैप कौन सा है? बीजीएम में मेरा फेवरेट मैप वैसे तो विकेंडी है। ओके। अच्छा, टीम में सबसे ज्यादा जो रेज वाला खिलाड़ी है वो कौन है? हम्म। रेज वाला खिलाड़ी ऐसे तो कोई है नहीं, बट फिर भी एक बोलूँ तो एक है। ओके। और वो एक इंटरनेशनल प्लेयर जिसके साथ आप खेलना चाहेंगे? कारेलो, एक ब्राजील का प्लेयर है, वो अल्फा 7 में खेलता है। ओके। टीम सोल को आप एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करोगे? वर्सेटाइल। ओके। अगर गेमर नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते? कुछ भी नहीं कर रहा था मैं, मुझे लगता है कि मैं जन्मा ही गेमर बनने के लिए हूँ। ओके। आपके करियर में सबसे ज्यादा जो क्लच मोमेंट है वो कौन सा था? सबसे ज्यादा क्लच मोमेंट मतलब जिसको आप कभी भूल ना पाओ, मतलब लाइक। मेरे लिए तो यही था, जो टूर्नामेंट हम लोग अभी जीते, फिर मैं अपनी मम्मी के पास से भागते भागते गया, उनको हक किया। और गेमिंग के लिए आपने आपका फेवरेट डिवाइस कौन सा है, डिवाइस? और सबसे पहले आपने कौन से फोन में गेम खेला था? फेवरेट डिवाइस तो अभी के लिए मेरा आईको 15 रहने वाला है, जो उनका नया फ्लैगशिप डिवाइस है। एंड जो मैंने स्टार्ट किया था, वो मैंने एक आईपैड से स्टार्ट किया था, उसके बाद में मैंने फिर आईफोन XR में शिफ्ट किया था। और इंडिया का सबसे अंडररेटेड बीजीएमआई खिलाड़ी कौन सा है? मुझे लगता है विसगॉड है मेरा टीममेट, क्योंकि वो जैसा खेलता है वैसे उसको लाइमलाइट मिली नहीं है। अगर आपको गेमिंग सुपर पावर मिल जाए तो आप क्या करोगे? गेमिंग सुपर पावर मिल जाए मतलब? लाइक आपको, आप गेमिंग के सुपर पावर शक्तिमान हो, आप गेमिंग मतलब में शक्तिमान हो, तो आप क्या करोगे? तो मुझे लगता है मैं वो पावर्स को त्याग दूंगा, क्योंकि वो जो मजा है खुद से ग्राइंड करके वो पावर्स को अचीव करने का, एंड खुद की मेहनत पे जो आपको अचीवमेंट्स मिलते हैं, वो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उसको ही प्रेफर करूंगा। और लास्ट, जो आपने अभी शोडाउन जीता है हम्म। उसके बाद अपने फैंस को वन वर्ड में क्या बोलो? थैंक यू। थैंक यू आरो, या। हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होप कि आप और हमारी सभी टीम जो है आने वाले टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करेंगी, जी। जीत के आएंगी, इंडिया को प्राउड करेंगी, और इंडिया का जो ई स्पोर्ट कल्चर है उसको इंटरनेशनल लेवल पे काफी आगे लेके जाएंगी। जी। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश करने वाले हैं हम लोग।
थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सो मच।